हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया था और उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ दो मैट्रिसेज इक्वल यहां पर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑर्डर पेयर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और ये दो गिवन इक्वल मैट्रिसेज हैं आपके पास। तो चलिए जो दिया हुआ है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, दो इक्वल मैट्रिसेज है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, x प्लस वाई की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और x माइनस वाई की वैल्यू -3 के बराबर हो जाएगी। सो गाइस, यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेगा और वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से x और y की वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x में x जोड़ेंगे हो जाएगा 2x और 1 में -3 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो गाइज x का वैल्यू आपको मिलेगा -1। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर x के जगह अगर आप -1 लिख देते हैं और फिर -1 को आप इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1 पहले से है और 1 आके और जुट गया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देयरफॉर y जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, x और y मिल गया। सो गाइज, आपके पास ऑर्डर पेयर एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 2। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए -1 2, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इफ k इज अ स्केलर, ठीक है, k एक स्केलर है एंड a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n। k एक स्केलर है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n into n ऑर्डर का। तो आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसके लिए एक नोट पढ़ा था और मैंने कहा था कि अगर k स्केलर है और a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n into n ऑर्डर का, तो एक फॉर्मूला बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a पढ़ाया था। इस फॉर्मूला को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनाने में मदद करेगा ही, इसके साथ साथ बहुत सारा दूसरे क्वेश्चन में भी आपको मदद करेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो गया गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ k a का वैल्यू हो गया k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये देखिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। डिटर्मिनेंट ऑफ k का वैल्यू हो जाएगा k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स A गिवन है आपके पास, इसके एलिमेंट्स है 1 2 0 1। तो पूछ रहा है कि a टू दी पावर n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें
आप PMI यूज करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कतई PMI से नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग रेजिंग द पावर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। मतलब करेंगे क्या कि A का पावर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, और उसके बीच में एक ट्रेंड देखेंगे उसके एलिमेंट के बीच में, और वहां से एक हमें ट्रेंड मिलेगा। उसी ट्रेंड के अनुसार हम लोग उसको आगे चल के जनरलाइज कर देंगे, तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, A⁴ का। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप PMI से कतई बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो A⁴ का वैल्यू पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा होगा, और जबकि A आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम A को ही यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है A, और A का वैल्यू है 1 2 0 1, ठीक है ना। बाद में इसको देखेंगे हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं A²। A² का मतलब है A इंटू A, ठीक है। और A का वैल्यू है 1 2 0 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 0 1 से। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका पहला कॉलम उठाना है और बारी बारी से इसके रो में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ध्यान से। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहीं पर लिख लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो गया, और फिर 2 इंटू 0 0 हो गया। तो 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया। दूसरे रो में करेंगे तो 1 इंटू 0 0 हो गया, और फिर 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर देखिए दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, और फिर आपका हो गया 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 2 आपका 4 हो गया, ठीक है ना। और फिर देखिए इसको दूसरे रो में करेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया आपका, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग A³ करके देखते हैं। तो देखिए जरा, A³ का मतलब है A² में A से गुना कर दीजिए। A² का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है 1 4 0 1, ठीक है ना। और फिर इसमें A से गुना कीजिए 1 2 0 1 से। फिर वही काम करना है, कॉलम को उठाना है, रो में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और 4 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया। फिर सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू 1 हो गया 0, और 1 इंटू 0 हो गया 0, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम को उठाइए, फर्स्ट रो में कीजिए तो 1 इंटू 2 हो गया आपका 2, और 4 इंटू 1 हो गया 4, तो 2 प्लस 4 हो गया आपका 6, ठीक है। और फिर सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और भी कर लेते हैं, A4 कर लेते हैं। तो देखिए A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A³ इंटू A, और A³ हम निकाल चुके हैं 1061 यहाँ पर, और A का वैल्यू है 1201। देखिए फिर से फर्स्ट कॉलम उठाइए, बारी बारी से रो में कीजिए। तो फर्स्ट रो में करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू 6 0, 1 प्लस 0 हो गया 1, ठीक है। दूसरे रो में करेंगे तो देखिए 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 हो गया 0। सेकेंड कॉलम उठाइए, तो देखिए सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो में करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और 6 इंटू 1 6 हो गया, तो 2 प्लस 6 आपका 8 हो गया। और सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू 2 0, और 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग, अब हमारे पास एक ट्रेंड आ चुका है, और इस ट्रेंड के आधार पे अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा सा गौर से देखेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं A को 1 और 1 इंटू 2, या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको जरा देखिए A² को आप देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर 4 है, इसको लिख सकते हैं 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 0 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए ध्यान से, ये हो गया 1, और यहाँ 6 है, 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, और ये 0 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए a⁴ को लिख सकते हैं 1, और यहाँ 8 है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 0 1। तो एक ट्रेंड आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि पावर जब हमने रेज किया तो सिर्फ एक एलिमेंट में चेंजेज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, कौन सा एलिमेंट है? ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और बाकी सारे एलिमेंट आपके सेम रहते हैं ना। और इसमें क्या चेंज आ रहा है? तो देखिए ए से शुरू किया हमने, 2 में 1 से गुना हुआ जब पावर 1 था, तो फिर देखिए जब पावर 2 हुआ तो 2 में 2 से गुना हो गया, फिर जब पावर 3 है तो 2 में 3 से गुना हो गया। इसी तरह जब पावर 4 है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 में 4 से गुना हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। तो गाइज हम जनरलाइज करें तो देयरफॉर a⁴n को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट तो इसके चेंज नहीं होते हैं, तो 1 0 और 1 ये 3 एलिमेंट चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए हमने देखा ना कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जितना पावर है उतना से गुना हो जा रहा है वहां पर। तो a⁴n करेंगे तो 2 इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार a⁴n का वैल्यू मिल गया, और a⁴n का वैल्यू क्या हो गया? 1 2n 0 1। और ये देखिए इन 4 ऑप्शन में किस में है? तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन ए में सेम वैल्यू है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके पास 3 मैट्रिसेज है ए बी और सी, और ये है आपका, इनका जो ऑर्डर दिया हुआ है, ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर है 4 इंटू 3, और सी का ऑर्डर है 2 इंटू 4। ठीक है, पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। देखिए, इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। ए बी सी 3 मैट्रिसेज है, ए का ऑर्डर 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर 4 इंटू 3, सी का ऑर्डर 2 इंटू 4। तो कह रहा है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम पहले से चेक करते हैं, ए बी को जरा देखिए। ए का ऑर्डर यहाँ साथ के साथ लिखते चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। 2 इंटू 3 है, और इंटू कर दीजिए बी, और बी का ऑर्डर है 4 इंटू 3। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि क्या ये भी पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर बाद में हम लोग लिखेंगे कि क्या होगा, पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए 2 मैट्रिसेज मल्टीप्लाई कब होता है? जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ए का कॉलम बी के रो के बराबर नहीं है, क्योंकि ए का कॉलम 3 है और बी का रो 4 है, तो ए बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह बी ए की बात करें तो बी का ऑर्डर है 4 इंटू 3, और फिर इंटू कर दीजिए, ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3। अब देखिए ध्यान से फिर से, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के बराबर होना चाहिए। और यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि बी का जो ऑर्डर है, बी का जो कॉलम है 3 और ए का रो है 2, तो बी का कॉलम ए के रो के बराबर नहीं है। तो गाइज यहाँ भी बी ए भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला है सी ए। तो देखिए सी का ऑर्डर है 2 इंटू 4, सी का ऑर्डर है 2 इंटू 4, और इंटू ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3। फिर से हमें वही चेक करना है
पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी का कॉलम की संख्या 4 है, जबकि ए की कॉलम रो की संख्या 2 है। तो यहाँ भी सी का कॉलम ए के रो के बराबर नहीं है, तो गाइस सी ए भी पॉसिबल नहीं है। अब सी बी की बात करें तो सी का ऑर्डर है 2 इंटू 4 और इंटू बी का ऑर्डर है 4 इंटू 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो सी का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सी का नंबर ऑफ कॉलम 4 और बी का नंबर ऑफ रो 4, तो सी का कॉलम बी के रो के बराबर है। सो गाइज यहाँ पर सी बी आपका पॉसिबल है। सो गाइज इन चारों ऑप्शन में से, चारों प्रोडक्ट में से सिर्फ एक प्रोडक्ट पॉसिबल है, डी, और ये है आपका सी बी, निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी बी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, चलिए लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 में एक मैट्रिक्स दिया है, द मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। पूछ रहा है ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है। पहला ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, फिर तीसरा यूनिट मैट्रिक्स, या फिर चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसमें चेक करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स के कह रहा है पहला, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं और वो भी डिफरेंट होते हैं, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सब के सब 0 नहीं है, इसलिए ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनल भी नहीं होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, तीसरा है ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या कहता है कि यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब 1 के बराबर होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है, ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर भी नहीं है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 भी नहीं है। सो गाइस ये मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा। ओके, चलिए अगला ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सिंपल प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, एंड द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज किस प्रकार का है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ है, देखिए, और पूछ रहा है इन चारों में से किस प्रकार का मैट्रिक्स है। पहला पूछ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग डायगोनल को देख लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल में 1 2 4 3 एलिमेंट्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेक करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके 1 के बराबर होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि
सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका कहता है कि जो प्राइमरी डायगोनल है इसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट है कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है ये फुलफिल करता है ना। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये प्राइमरी डायगोनल हो गया और इसके ऊपर और नीचे कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो सेम है, तो ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल के ऊपर और नीचे जो है एलिमेंट सेम होता है लेकिन उसका साइन अपोजिट होता है। इस प्रॉपर्टी को ये फुलफिल नहीं करता है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है। ठीक है ना। चलिए, और तीसरा चौथा तो आपका नन ही है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, और ये मैट्रिक्स जो गिवन था वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थी अक्सर फंस जाया करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। फिर से आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को पूछ रहा है कि क्या कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या स्केलर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डायगोनल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आपका डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डायगोनल में एलिमेंट सब 0 है और यहाँ डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को आप देखिए इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है। देख रहे हैं ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए और डायगोनल के ऊपर और नीचे जो लोकेशन है उस पर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए लेकिन साइन में अपोजिट होने चाहिए। और ये दोनों प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स में है। सो गाइस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। इसमें से डायगोनल, सिमेट्रिक और स्केलर ये सब कोई नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो गया सी, और द गिवन मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, आर टू मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 into m and 3 into n रिस्पेक्टिवली, एंड ये भी गिवन है कि m और n बराबर है, m इज इक्वल टू n, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a minus 2b इज। कह रहा है कि a और b दो मैट्रिक्स है, a का ऑर्डर है 3 into m, b का ऑर्डर है 3 into n, तो और ये भी गिवन है कि m और n बराबर है, तो पूछ रहा है आपसे कि 5a minus 2b का ऑर्डर क्या होगा इन चारों में से। क्या m into 3 होगा, क्या 3 into 3 होगा, क्या m into n होगा, या फिर 3 into n होगा। ठीक है गाइज, यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो गिवन है 5a और 2b, तो 5a और 2b क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है a और b का। ठीक है ना। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट है उसका ऑर्डर और जो पहले से गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम ही रहता है। क्लियर है। सो गाइस हम कह सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ ऊपर कर लेते हैं कि जो a का ऑर्डर है 3 into m, वही 5a का ऑर्डर भी होगा। समझे ना। 5a का ऑर्डर भी 3 into m ही होगा। इसी प्रकार जो यहाँ पर 2b है, तो जो b का ऑर्डर है वही 2b का भी ऑर्डर होगा, अभी मैंने आपको बताया। और b का ऑर्डर क्या है 3 into n, तो 2b का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into n। ठीक है। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे
तो आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिसेज का सब्ट्रैक्शन करिए या फिर एडिशन कीजिए। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझे ना। तो जब इनका आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप निकालेंगे कि 5a माइनस 2b करेंगे, ठीक है गाइस, तो 5a माइनस 2b जो आएगा उसका ऑर्डर 3 इंटू एम होगा या फिर 3 इंटू एन होगा। ये दोनों में से दोनों सेम ऑर्डर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ गिवन भी है m इज इक्वल टू एन है, m और n का वैल्यू बराबर है, तो 3 इंटू एम भी आप बोल सकते हैं और 3 इंटू एन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि 5a माइनस 2b का जो ऑर्डर होगा वो या तो 3 इंटू एम होगा या फिर 3 इंटू एन होगा, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपना। तो a में दिया है m इंटू 3 जो कि नहीं है, b में दिया है 3 इंटू 3 वो भी नहीं है, c में दिया है m इंटू n वो भी नहीं है, और d में आपका दिया हुआ है 3 इंटू एन, तो 3 इंटू एन यहाँ पर सही है। सो गाइज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b विल बी 3 इंटू एन। ओके, चलिए अब इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 में दो मैट्रिसेज है आपके पास, ए है और एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स जो है बी है। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा पॉसिबल है। ओनली ए बी इज डिफाइंड, ओनली बी ए इज डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, और ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड। क्या होगा इन चारों में से, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए। ए का ऑर्डर है 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 है। और बी में देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा ना। तो देखिए ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2 है। तो देखिए क्या होना चाहिए, ए और बी मल्टीप्लाई तभी होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और बी का नंबर ऑफ रोज भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, ए बी क्या है, डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है, क्लियर है ना। इसी तरह बी ए की बात करें तो बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2 और फिर इंटू कीजिए ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर फिर से बी ए का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या है 2 और ए के नंबर ऑफ रोज की संख्या भी आपकी 2 है। तो यहाँ फिर से आपका क्या होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, ए बी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ओके गाइस, ठीक है ना। समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि ए बी और बी ए कैसे डिफाइंड है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि ए बी और बी ए कैसे डिफाइंड हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो चलिए आपके पास ए गिवन है और कह रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है। और ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1,
और यहाँ गुना कर लीजिए। देखिए ए में है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और फिर इसको गुना करेंगे ए से ही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना। और इधर आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखिए इसको उठाना है और इसके रोज में बारी बारी से गुना कीजिए। तो चलिए पहला कॉलम को उठा के गुना करते हैं पहले रो में। तो अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बीटा में गामा से गुना करेंगे तो प्लस बीटा गामा हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रो में कीजिए तो देखिए गामा में अल्फा से गुना करेंगे तो ये आपका अल्फा गामा हो गया, और फिर देखिए माइनस अल्फा में गामा से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लस अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा, ये आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड कॉलम को उठाइए, ठीक है। सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा, और फिर बीटा में माइनस अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा हो गया 0, ठीक है। अब इसको सेकेंड रो में गुना कीजिए तो यहाँ देखिए गामा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा गामा, और माइनस अल्फा में माइनस अल्फा से गुना करेंगे तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आ गया लेफ्ट साइड में। और इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो आपको क्या मालूम है कि दो इक्वल मैट्रिसेज यहाँ पर हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो देखिए दोनों ही हालत में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा का वैल्यू 1 है, मतलब ऊपर वाले दोनों को बराबर कीजिए चाहे नीचे वाले को बराबर कीजिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो आपको मिलेगा इक्वल मैट्रिसेस के कंसेप्ट से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 1 को आप इधर लाइए, तो 1 को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक रिलेशन। तो ये बना सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि इन दोनों को उठाकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को उठाकर आप इस साइड ले जाएं, तो दूसरा रिलेशन आपका बन जाएगा। जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को 1 के तरफ ले आएंगे तो दूसरा रिलेशन बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए ये जो दो रिलेशन हमने निकाला, इन दोनों में से कौन सा आपका गिवन है, देखिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ऐसा दोनों में से कोई नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, इनमें से भी ये भी दोनों में से किसी के बराबर नहीं है, तो सी भी नहीं, बी भी नहीं होगा आपका। सी की बात करें तो सी में दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए सी इसके बराबर है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी हो गया, ठीक है ना। इसको भी जरा चेक कर लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन भी इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। सो गाइस आपका सही जो ऑप्शन है वो आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में आपसे पूछ रहा है इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, इन चारों में से कौन सा होगा। जो ये मैट्रिक्स है आपके पास दिया हुआ, जो मैट्रिक्स A है वो दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है A इज डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है A इज नल मैट्रिक्स, और तीसरा है
ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है ना, क्या होगा सोचिए जरा कि एक ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है ना, दोनों एग्जिस्ट करता है एक साथ, तो इनमें से कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है चाहिए। ठीक है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है नहीं ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर सकता है, आप सबसे पहले देखिए कि यहां पर दो ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है ना, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, कि क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है मैट्रिक्स को स्क्वायर होना। ठीक है, लेकिन जो है नल होने के लिए जरूरी नहीं है कि जो नल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो। ये जो आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ओके गाइस, तो कैसा मैट्रिक्स होगा ये बताइए जरा आप। तो गाइस हमने आपको बताया कि ए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। अब है क्या नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बी और सी में आपका। ठीक है ना, कि स्क्वायर मैट्रिक्स नेसेसरी नहीं है कि दोनों हो जाए, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन नल मैट्रिक्स जो स्क्वायर है वो नेसेसरी है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा। सो गाइज आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है ना, इस पर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था और याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम लोग। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो ऑलवेज 1 होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। तो गाइज, और इसको आप ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो गया। सो गाइज, इसकी वैल्यू निकालना है तो ये आपका दूसरी तरफ आएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ देखिए ए दिया हुआ है तो ए का डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए -2 1 3 और 1, और यहाँ -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, तो -2 -3 हो गया -5। ठीक है गाइस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिल गया कितना, -5। सो गाइस, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाई -5 दैट इज इक्वल टू -1/5। क्लियर है, तो आपका वैल्यू हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर बी -1/5। ओके गाइस, समझ में आ गया। चलिए अब जरा लिख लीजिए इसको। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है आयोटा 0 0 आयोटा। यहाँ पर जो आई है वो आयोटा है, ठीक है ना।
चलिए, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आपसे कह रहा है कि a⁴n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है आपसे, a⁴n का वैल्यू क्या होगा। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर a⁴n देखकर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि इस क्वेश्चन में कहीं PMI तो यूज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग PMI से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग रेजिंग द पावर से बनाएंगे, मतलब पावर का a का पावर हम लोग रेज करते जाएंगे, हमारे पास एक ट्रेंड आएगा और उसी ट्रेंड से हम लोग a⁴n का वैल्यू निकालेंगे। ओके गाइस, चलिए, ये हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, a² का वैल्यू निकालते हैं। a² का मतलब है a इंटू a, और देखिए जरा, a में है आयोटा 0 0 आयोटा, क्लियर है। फिर इसी से गुना करना है आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, चलिए इसका कॉलम उठाइए, बारी बारी से इसके रो में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जरा, आयोटा में आयोटा से गुना करेंगे आयोटा², और 0 में 0 से करेंगे 0, तो आयोटा² प्लस 0 आपका हो जाएगा आयोटा²। ठीक है, और फिर जब सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, चलिए इसका सेकेंड कॉलम देखिए। अब इसको उठा के फर्स्ट रो में कीजिए, तो 0 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 0 0, और 0 इंटू आयोटा 0, 0 प्लस 0 हो गया 0। फिर इसी तरह सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू 0 0, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा², तो ये हो गया 0 प्लस आयोटा², आयोटा²। ठीक है, अब a³ करके देखते हैं। a³ का मतलब है a² इंटू a, तो देखिए जरा यहाँ पर a² का वैल्यू निकाल दिया, आयोटा² 0 0 आयोटा², और a का वैल्यू गिवन है आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है ना, और फिर से हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको उठा के फर्स्ट रो में कीजिए, आयोटा इंटू आयोटा² इंटू आयोटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आयोटा³, और फिर प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0 इंटू 0 0, तो आयोटा³ प्लस 0 हो जाएगा आयोटा³। ठीक है, और सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू आयोटा 0 प्लस आयोटा² इंटू 0 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 0। फिर इसको उठाइए, फर्स्ट रो में कीजिए, आयोटा² इंटू 0 हो गया 0, और 0 इंटू आयोटा हो गया 0, तो 0 प्लस 0 हो गया 0। फिर इसको सेकेंड रो में कीजिए, तो देखिए 0 इंटू 0 0, आयोटा² इंटू आयोटा हो गया आयोटा³। क्लियर है, चलिए एक बार और कर लेते हैं, a⁴ करते हैं तो a³ इंटू a लिख सकते हैं a⁴ को, और a³ का वैल्यू आ गया आयोटा³ 0 और 0 आयोटा³, और इसमें गुना करना है a से, और a में दिया है आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है ना, फिर से गुना कीजिए, फर्स्ट कॉलम को उठाइए, फर्स्ट रो में कीजिए, तो आयोटा³ इंटू आयोटा, आयोटा4, और 0 इंटू 0 0, तो आयोटा4 प्लस 0 हो गया आयोटा4, और फिर सेकेंड रो में करेंगे तो 0 इंटू आयोटा 0, और आयोटा³ इंटू 0 0, 0 प्लस 0 हो गया 0। अब सेकेंड कॉलम उठाइए, तो देखिए सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो में करेंगे तो आयोटा³ इंटू 0 हो गया 0, और 0 इंटू आयोटा 0, तो 0 प्लस 0 हो गया 0। सेकेंड रो में कीजिए तो 0 इंटू 0 0, और आयोटा³ इंटू आयोटा, आयोटा4 हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से अब हम लोग जरा जो हमारे पास ट्रेंड मिला है उस ट्रेंड को हम लोग आगे जनरलाइज करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर a के पावर 1 है, तो आयोटा का पावर कितना है 1। फिर देखिए यहाँ पर a के पावर 2 है, तो आयोटा के पावर कितना है 2। यहाँ पर देखिए a के पावर 3 है, तो आयोटा के पावर कितना है 3। a के पावर 4 है, तो आयोटा के पावर कितना है 4। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि पावर, हम जिस भी नंबर से पावर को रेज कर रहे हैं वही नंबर क्या हो रहा है आई पर रेज हो जा रहा है। ठीक है ना, तो गाइस जनरलाइज करें तो a⁴n करेंगे तो यहाँ पर आयोटा⁴n हो जाएगा, और 0 0 और आयोटा⁴n।
होगा ना, क्योंकि दो एलिमेंट तो सब में सेम है 0 0, ठीक है ना। सिर्फ कहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो आयोटा के पावर पर परिवर्तन हो रहा है, और वो चेंज क्या हो रहा है कि जो भी पावर हम यहाँ 1 पर करते हैं वही पावर आयोटा पर हो जाता है, ठीक है ना। सो गाइस हमें मालूम है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि आयोटा टू दी पावर 4n इज इक्वल टू 1 होता है ना। आयोटा का वैल्यू आप लोग जानते हैं √-1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं -1 होता है। ये भी मालूम है आयोटा टू दी पावर 4n का वैल्यू 1 होता है। सो गाइस a टू दी पावर 4n का वैल्यू अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1001, ठीक है। और देखिए हमारा रिजल्ट जो है किस ऑप्शन से मैच करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, सेम रिजल्ट मिला हमको। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें कहता है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है ऑफ सेम ऑर्डर। देन आपसे पूछ रहा है कि A इंटू ट्रांसपोज ऑफ B माइनस B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नल होगा, या सिमेट्रिक होगा, या नन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो जो दिया है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे और देखेंगे इसके बराबर आता है या इसके नेगेटिव के बराबर आता है, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सो गाइस यहां से इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, A इंटू ट्रांसपोज ऑफ B माइनस B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन में है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्म के साथ, तो A इंटू ट्रांसपोज ऑफ B का ट्रांसपोज हो गया और माइनस B इंटू A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पर प्रोडक्ट में दिया हुआ है दो मैट्रिसेज, तो प्रोडक्ट में ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं। तो गाइस इसको लिख सकते हैं B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज और माइनस, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इंटू B का ट्रांसपोज। अब देखिए हम लोग और भी कुछ जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें A मिलता है ना। इसी प्रकार हम B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, B मिलेगा। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए, B का ट्रांसपोज B हो गया इंटू A का ट्रांसपोज, और माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो गया इंटू B का ट्रांसपोज। क्लियर है। अब जरा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो गाइस ये हो जाएगा आपका A इंटू B का ट्रांसपोज माइनस B इंटू A का ट्रांसपोज। अब जरा देखिए कि जिसका हमने ट्रांसपोज किया था उसी के नेगेटिव के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए तो मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो गाइस ये जो हमारे पास दिया हुआ एक्सप्रेशन था ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। सो गाइस 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ ए आई जे या समेशन ऑफ ए जे आई या जीरो या नन, ठीक है। कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए जरा ये हो गया 0 A B माइनस A 0, और यहां पर ले लेते हैं हम लोग C
और यहाँ देखिए -b -c और 0। ये हमने 3x3 ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में गाइज एक बार आपको याद दिला देते हैं क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड above and below the diagonal, the elements above and below the diagonal are equal but opposite in sign। ठीक है, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं, और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर है ना। तो ट्रेस क्या कहता है, तो ट्रेस कहता है गाइस कि ट्रेस होता है सारे डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 + 0 + 0, तो रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे वो 3x3 ऑर्डर का हो, चाहे 4x4 ऑर्डर का हो, चाहे 2x2 ऑर्डर का हो, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, 0 होगा। सो गाइस ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। ठीक है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 कर दीजिए इसको, और इसको हम लोग लास्ट में बनाएंगे, इसको रखते हैं 32 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेज है, स्क्वायर मैट्रिसेज जिनका ऑर्डर सेम है। तो पूछ रहा है a + b × a - b इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। a + b को गुना करना है किससे, a - b से। तो देखिए यहाँ गुना कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, a को a में गुना करेंगे तो हो जाएगा a², और a से b में गुना करेंगे तो +ba हो गया, और फिर देखिए -b से a में गुना करेंगे तो -ab हो गया, और फिर -b से +b में गुना करेंगे तो -b² हो गया। और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू ये वैल्यू आपकी हो गई a + b और इंटू a - b की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से a + b इंटू a - b का वैल्यू हो गया a² + ba - ab और -b²। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला तो गलत है, दूसरा देखते हैं a² और +ba है, यहाँ -b है, दूसरा भी गलत। तीसरा को देखिए a², तो a² ठीक है, -b² ये भी सही है, +ba -ab तो यह आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। ठीक है ना। a + b इंटू a - b का वैल्यू हो गया a² + ba -ab -b², या इसको बोल सकते हैं a² - b² + ba - ab। ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ठीक है, अब देखिए 32 में क्या कर रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। फिर से यहाँ पर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है जिनका ऑर्डर सेम है, सच दैट, ये यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि a + b × a - b का वैल्यू a² - b² है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना। होता नहीं है, होता क्या है जो अभी हमने निकाला, लेकिन यहाँ दिया हुआ है a + b × a - b का वैल्यू a² - b²। ठीक है ना, ये गिवन है आपके पास। तो पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो इन चारों में से कौन सा सही है, पहला ऑप्शन है आइदर a और b इज यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा दिया है a = b, और तीसरा दिया है ab = ba, और चौथा दिया है आइदर a और b इज नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन जरा इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास
हम जानते हैं, देखिए हमारे पास, हम लोग इस क्वेश्चन में अभी पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए और माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन आपको कह रहा है कि ये दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा सोचिए कि a प्लस बी का वैल्यू ये वाला आता है, लेकिन दिया हुआ इतना है, तो यहां से इसमें इस आइडेंटिटी में आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो गाइस आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बी ए और माइनस ए बी को जीरो कर दें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला पॉसिबल कब है, लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये पॉसिबल तभी होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाए। ये पॉसिबल तभी होगा जब बी ए माइनस ए बी का वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसको गाइज आप इस तरफ लाएंगे तो यहां से मिलेगा बी ए इज इक्वल टू ए बी, या फिर इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो अगर ए बी और बी ए इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको जरा लिख लीजिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि a टू द पावर -1 दैट इज a इनवर्स इज द a इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब a के पावर -1 a का मैट्रिक्स A का इनवर्स है, तो कह रहा है a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस तो हम लोग प्रॉपर्टी से पढ़े हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टीज से हमने पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पढ़ा है ना। सो गाइस बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है ना। a इंटू ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन आपका बन गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस, ठीक है ना, हम लोग कितने विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स बना सकते हैं ऑफ अनइक्वल एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स इक्वल ना हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अनइक्वल हो, कैन बी मेड फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर, 6 पॉजिटिव इंटीजर से कितने विभिन्न प्रकार के मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें जो है ये 6 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो एलिमेंट का काम करेंगे, ठीक है, या एलिमेंट होंगे। एक बार फिर से समझिए, कर हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ अनइक्वल एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स एज द एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर से आप कितने विभिन्न प्रकार के मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें ये 6 के 6 पॉजिटिव इंटीजर्स एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है ना। तो देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है ना, क्योंकि 6 से जैसे ही ज्यादा एलिमेंट्स लेंगे
तो इंटीजर क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल होना होगा, मतलब रिपीट होगा तो 2 या 3 एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, 6 पॉजिटिव इंटीजर से ही आपको मैट्रिसेज बनाना है, 6 ही एलिमेंट रखेंगे तभी आपका जो होगा सारे एलिमेंट्स जो है अनइक्वल होंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि हर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो 6 होगी, ठीक है। सो गाइस जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर देयरफॉर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 होगा। अब 6 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि 6 एलिमेंट वाला जो मैट्रिक्स है वो कितने डिफरेंट ऑर्डर वाले बन सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं। तो गाइज 6 का जब फैक्टर करेंगे आप लोग यहाँ देखिए, जब 6 का फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 6, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1, ठीक है ना। हमने क्या किया, जो 6 एलिमेंट्स वाले मैट्रिसेज है वो 4 डिफरेंट ऑर्डर्स में हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट के लिए प्रत्येक मैट्रिक्स में 6 पोजीशन होगा जिस पर वो फिल करेगा, ठीक है। तो गाइस कंसेप्ट क्या है कि अगर इसमें से हम कोई एक मैट्रिक्स, चलिए हम इसी की बात करते हैं, 1 इंटू 6 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स एक लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ले लिया 1 इंटू 6 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए जरा 6 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर क्या है 1 इंटू 6, ठीक है। अब यहां पर कितने पोजीशन बनेंगे, इनके लिए कितना प्लेस होगा जिस पर ये एलिमेंट को हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 एलिमेंट के लिए 6 प्लेसेज हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स को हम आगे पीछे इधर उधर करके अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 6 एलिमेंट 6 पोजीशन को ही फिल करेगा। क्लियर। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि 6 ऑब्जेक्ट से 6 प्लेसेज को फैक्टोरियल 6 तरीके से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इसमें टोटल प्लेसेज की संख्या 6 है और टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो 6 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर से 6 प्लेसेज को हम लोग फैक्टोरियल 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट्स लिखे हैं हमने, इनको आपस में 720 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 1 इंटू 6 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएगी। क्लियर है। इसी प्रकार से हमने यहां पर क्या निकाला कि 1 इंटू 6 ऑर्डर वाले कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब इसी प्रकार से आप देखिए कि 2 इंटू 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स भी जो होगा उसमें भी 6 ही एलिमेंट डालना है, तभी अनइक्वल एलिमेंट्स होंगे। और 6 एलिमेंट्स के लिए 6 ही जगह भी होगा, प्लेसेज भी होगा, तो 6 एलिमेंट से 6 प्लेसेज को भरना है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से फिल करेंगे। इसी तरह क्या होगा, 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो वहां भी एलिमेंट 6, वहां भी पोजीशन 6, तो उसको भी आप फैक्टोरियल 6 तरीके से फिल करेंगे। और इसी प्रकार से 6 इंटू 1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा तो उसमें भी एलिमेंट की संख्या 6 और पहले प्लेसेज की संख्या 6, तो उसको भी आप फैक्टोरियल 6 तरीके से फिल करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितना हो जाएगा, सो गाइस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज आपका हो जाएगा ये आपका कि 4 इंटू फैक्टोरियल 6 और कितना 4, तो 4 हो गया, और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू है 720, तो टोटल हो जाएगा 2880, ठीक है ना। तो गाइज फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर आप 2880 मैट्रिसेज बना सकते हैं, डिफरेंट मैट्रिसेज, ठीक है ना।
जिसमें जो है प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, अनइक्वल होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल कितने मैट्रिसेस? 2880, 2880 मैट्रिसेस बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, और 35 में कह रहा है कि ये 3 इक्वेशन दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ पी। यहां देखिए पी का वैल्यू पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पी के किस वैल्यू के लिए यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर गौर करेंगे तो देखेंगे आप कि यहां पर 2 टर्म है प्रत्येक इक्वेशन में, लेकिन टोटल वेरिएबल 3 है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो इसको हम लोग, ठीक है ना, 3 वेरिएबल है तो 3 टर्म में जरा लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे रीअरेंज करते हैं इसको। इसमें देखिए जेड वाला टर्म नहीं है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस पी वाई और प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिए इसमें देखिए सेकंड वाला में एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस पी जेड इज इक्वल टू 0। और यहाँ तीसरे में देखिए, तीसरा में y वाला टर्म नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं पी एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये आपके पास अब 3 इक्वेशन बन गया। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब आपको एक बात और भी गौर फरमाना है, और वो क्या कि इसको देख कर बताइए कि इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस टाइप का है, क्योंकि टाइप पहले समझ में आएगा तभी हम लोग उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आप देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है। सो गाइस ये वाला नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस होता है। ठीक है? अब बात आती है कि जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देखिए हमने पढ़ा है होमोजेनियस के केस में 2 प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं, और एक सॉल्यूशन होता है आपका ट्रिवियल होता है। और ट्रिवियल में आपने पढ़ा है कि एक्स, वाई और जेड तीनों का वैल्यू 0 होता है। और दूसरा आपने पढ़ा है नॉन ट्रिवियल, पढ़ा है नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल में आपको मैंने पढ़ाया है कि नॉन ट्रिवियल के केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है नॉन ट्रिवियल के केस में। और यहां पर हमने क्या बताया था कि ट्रिवियल के केस में आपको बताया था कि जो वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा, जबकि नॉन ट्रिवियल के केस में वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। ठीक है? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख लेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें p का वैल्यू मिल जाएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो गाइज यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए जरा, ये तीनों इक्वेशन से वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है 10p, y का कोफिशिएंट है p10 और z का कोफिशिएंट है 0p1। क्लियर है ना? तो वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स मिल गया। सो गाइस यहां पर लिखेंगे सो फॉर infinitely many solution क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए 10p, फिर हो गया p10 और फिर हो गया आपका 0p1 और इसका वैल्यू 0 के बराबर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व कर दीजिए r1 के अलोंग, तो 1 हो गया और 1 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो यहाँ 10p1 और फिर -p
और P से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो 0 P1, ठीक है। और फिर तीसरा एलिमेंट 0 है तो 0 के साथ कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी क्या हटा दीजिए इससे पास होना रो कॉलम को तो 0 P1 0, कुछ भी हम बोल रहे थे इसलिए कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना आएगा 0 के बराबर, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है ना, और 0 में P से गुना करेंगे तो P हो 0 हो गया। तो 1 में से 0 करेंगे 1 और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये वैल्यू हो गया 1। और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस P और यहाँ देखिए 0 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया आपका 0, ठीक है ना, और P में P से गुना करेंगे तो P स्क्वायर, तो 0 में से P स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस P स्क्वायर हो गया और माइनस P स्क्वायर को माइनस P में गुना करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और P स्क्वायर में P से करेंगे तो PQ हो गया और इसका वैल्यू 0 और इधर RHS में 0 है ही, तो 1 प्लस PQ इज इक्वल टू 0। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस PQ 0 हो गया और 1 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू -1 और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू -1 का Q लिख सकते हैं ना, क्योंकि -1 का Q करेंगे तो -1 होगा। अब यहाँ देखिए सर्ड इंडिसेस का केस है कि जब पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर P का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। P के वैल्यू -1 के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं यहाँ पर कितना इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 35 क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, P इज इक्वल टू -1, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए।